आगे चलते हैं। कल हमने डेफिनेशन पढ़ी एसएससी की। एसएससी के बाद में हमने डीम्ड एसएससी, रिप्रेजेंटिंग एसएससी और एसएससी इन डिफॉल्ट पढ़ा था। उसमें एक वर्ड आया था पर्सन, तो हमने ये भी पढ़ लिया कि इनकम टैक्स में कितने पर्सन होते हैं। तो हमें पता चला इनकम टैक्स में 7 पर्सन होते हैं टोटल। इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कंपनी एंड लोकल अथॉरिटीज। ये क्वेश्चन एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कितने लोग होते हैं इनकम टैक्स में। ओके, चलिए दूसरी डेफिनेशन में चलते हैं बेटा। दूसरी डेफिनेशन जो है वो है प्रीवियस ईयर। दूसरी डेफिनेशन क्या है? प्रीवियस ईयर। देखिए, आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा अकाउंटिंग ईयर, पढ़ा है क्या? और फाइनेंशियल ईयर, दो वर्ड पढ़े होंगे, अकाउंटिंग ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर। बोलो, पढ़ा है क्या अकाउंट्स में? अब अकाउंटिंग ईयर जनरली आप लेते हैं अप्रैल टू मार्च, कई केस में आप जनवरी टू दिसंबर भी लेते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च में लेते हैं। इनकम टैक्स में ना तो अकाउंटिंग ईयर वर्ड यूज किया जाता है और ना ही फाइनेंशियल ईयर वर्ड यूज किया जाता है। मतलब इनकम टैक्स जब हम पढ़ेंगे तो ये दोनों वर्ड आपको पढ़ने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको सुनने को मिलेगा प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब है ईयर इन विच इनकम अर्न। वो साल जिस साल हमने इनकम कमाई है, वो साल जिस साल हमने इनकम कमाई है, ओके, तो उसको हम कहेंगे प्रीवियस ईयर। हमें कौन से ईयर की इनकम निकालनी है? आप कौन से ईयर की इनकम निकालने के लिए पढ़ रहे हो, मुझे बताओ। क्या आप 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक की इनकम निकालने के लिए पढ़ रहे हैं? बताइए, क्या आप 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 21 की इनकम निकालने के लिए पढ़ रहे हैं? बोलिए, क्या हम लोग 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की इनकम निकालने के लिए पढ़ रहे हैं? नहीं, तो कहाँ पढ़ रहे हैं बताइए? कौन सी इनकम निकालने के लिए हम पढ़ रहे हैं? हम कौन सी इनकम निकालने के लिए, कहाँ से कहाँ तक की इनकम निकालनी है हमको? 1920, हमें 1920 की इनकम निकालनी है क्या? चलो, नवीन का जवाब आ गया। बाकी लोग सत्य कह रहे हैं 19 to 20, ओके, मतलब आप भी ये कह रहे हैं। और और बोलो भी, फटाफट बोल दो ना। रिया, अक्षिता, चैनिका, चिराग, फटाफट रिप्लाई कर दो। इतना टाइम क्यों लग रहा है बेटा? 1920, ओके, कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। और कोई? अक्षिता, रिया, चलिए। अगर बेटा आप ये सोच रहे हैं कि हम ये पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मैंने कल ही आपको बताया था कि हम फाइनेंस एक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं? 2020, जो कि एप्लीकेबल कब से होता है? 1 अप्रैल 20 से, और खत्म कहाँ पे करना है? 31 मार्च 21 पे। क्यों? चलो मुझे एक बात बताइए, आपका एग्जाम कब होगा? क्या आपका एग्जाम जून 2021 में होगा? क्या आपका एग्जाम जून 2021 में होगा? यस। जब आपका एग्जाम जून 2021 में होगा तो वो आपसे इनकम कौन सी पूछेगा? 31/3/2020 या फिर 31/3/2021? बताओ।
जब जून में आप एग्जाम देने बैठे होंगे तो वो आपसे कहाँ तक की इनकम पूछेगा, यहाँ तक की ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 20 और ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 21 पूछेगा, है ना। तो जब 21 पूछेगा तो मुझे बताओ बेटा, हमें इनकम इस ईयर की निकालनी है या इस ईयर की निकालनी है? कौन सा ईयर एंड होगा 21 पे? 2021। ओके, तो जिन लोगों का सवाल ये जवाब ये था 1920, क्या उनके समझ में आ गया? क्लियर है बेटा कि हम कौन सा पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, दिसंबर एग्जाम नहीं है आपका, जो दिसंबर एग्जाम जिनका है वो 1920 पढ़ रहे हैं। ठीक है, बता दूं तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए, अपने एग्जाम से पहले जो 31 मार्च आया हुआ रहता है वहां तक की कैलकुलेशन आपसे पूछी जाती है। तो आपका जून 21 में एग्जाम है, इसलिए आपसे जो पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा, 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक आपने क्या कमाया, ये बताओ। तो ये होगा आपका प्रीवियस ईयर, और शॉर्ट में बोले तो 2020-21। बोलिए, समझ में आ गया? जिनका जवाब वो था, क्लियर है बेटा? ओके, अब एक और सवाल, क्या प्रीवियस ईयर 1 साल से कम हो सकता है? क्या प्रीवियस ईयर 1 साल से कम हो सकता है क्या? क्या प्रीवियस ईयर का जो ये टाइम गैप है ये क्या 1 साल से कम का हो सकता है? सत्य कह रहे हैं यस हो सकता है, और बाकी लोग थोड़ा जल्दी रिप्लाई करो बेटा, थोड़ा सा रिप्लाई फास्ट करो। ठीक है, अगर आपको नहीं भी आता, आप श्योर नहीं भी हैं, तो आप ऐसा लिख दीजिए कि नहीं, पता नहीं, या ऐसा कुछ भी लिखें पर रिप्लाई जरूर करें, जिससे ये रहे कि आप तक बात पहुंच रही है। ठीक है, चलिए, नवीन कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं यस, रिया कह रहे हैं नो, बाकी लोग? पता नहीं। यस इट कैन, हो सकता है। कैसे हो सकता है? मान लीजिए मैंने आज बिजनेस स्टार्ट किया है, आज क्या डेट है? ठीक है, अगर मैंने आज बिजनेस स्टार्ट किया है तो मेरा प्रीवियस ईयर स्टार्ट कहाँ से होगा बोलो? 1 अप्रैल 20 से होगा या आज से होगा? अगर मैंने आज बिजनेस स्टार्ट किया है तो मेरा जो ईयर है वो आज से स्टार्ट होगा या 1 अप्रैल 20 से होगा? आज से होगा। ठीक है, 1 अप्रैल 20 से कैसे होगा? 1 अप्रैल 20 को तो एग्जिस्टेंस में ही नहीं था मेरा बिजनेस। भाई 1 अप्रैल 20 को तो मेरा बिजनेस एग्जिस्टेंस में ही नहीं था, तो वो पीरियड उसके लिए हम कंसिडर कैसे कर सकते हैं? आप पास्ट में अपने बिजनेस को कैसे ले जा सकते हैं? ठीक है, तो आज से स्टार्ट होगा और एंड होना तो फिक्स है, कहाँ पे होगा? 21 पे एंड होना है। भाई जिसने आज दुकान खोली है उसका हिसाब आज से लेके 21 तक होगा, और जिसके पहले से चल रही है उसका हिसाब अप्रैल से लेके मार्च तक होगा। बताओ, इस बात में कोई डाउट है? बोलेंगे हम इसको भी 20-21, पर डेट जो है वो बदल जाएगी। रिया एंड चिराग, बेटा अप्रैल से नहीं हो सकता क्योंकि अप्रैल में तो हमारा बिजनेस एग्जिस्टेंस में ही नहीं था। ओके, ठीक है, इसका मतलब प्रीवियस ईयर 1 साल से कम हो सकता है। ठीक है, अच्छा मैं आपको आज एक एग्जांपल के तौर पे कहूँ कि बेटा मेरी है ना 2016-17 की इनकम निकाल के दो। आज कह रहा हूँ मैं आपको ये बात, कब कह रहा हूँ? 25 सितंबर 2020 को मैंने आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट दे दिए और कहा कि मेरी 16-17 की इनकम निकाल के दो। ठीक है, कौन से साल में कहा? 20-21 में। तो मुझे बताओ आपके लिए प्रीवियस ईयर कौन सा है? मैंने आपको कौन से प्रीवियस ईयर का काम, मतलब आप कौन से प्रीवियस ईयर की इनकम निकाल रहे हैं? मैंने आज आपको कहा कि 16-17 की मेरी इनकम निकाल के दो 20-21 ईयर के अंदर, तो आप कौन सी ईयर की इनकम निकाल रहे हैं?
15 16 कहाँ से आ गया? 15 16 की बात कहाँ से आ गई? अरे ये नई नई चीजें कहाँ से लाते हो? 15 16 है ही नहीं कहीं पे। बिल्कुल 16 17 होगा, क्योंकि जिस ईयर में कमाया वो हमारा प्रीवियस ईयर है। ठीक है, जिस ईयर में कमाया, कब निकाल रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये इनकम मैं 10 साल बाद भी निकालूंगा तो भी प्रीवियस ईयर 16 17 ही रहेगा। समझ गए? बोलिए, क्लियर है पॉइंट? प्रीवियस ईयर का कंसेप्ट क्लियर है क्या? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर का मतलब क्या है? ईयर नेक्स्ट टू प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर से जस्ट अगला साल जो होगा वो उस प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर होगा। ध्यान से समझ लेना, प्रीवियस ईयर का जो अगला साल होगा वो उस प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर होगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि आपके ऊपर कौन सा असेसमेंट ईयर लगेगा? आप कौन से असेसमेंट ईयर के लिए पढ़ रहे हैं? आप कौन से असेसमेंट ईयर के लिए पढ़ रहे हैं? वेरी गुड। 1 अप्रैल 21 टू 31 मार्च 22। जिस साल की हम इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं उससे जस्ट अगले साल को हम क्या कहेंगे? असेसमेंट ईयर। क्योंकि वर्ड से समझो, असेसमेंट का मतलब होता है इनकम निकालना, और ईयर का मतलब ईयर, मतलब जिस साल हम इनकम निकाल रहे हैं। और इनकम कब निकालते हैं अपन? अगले साल। तो डेफिनेशन लिखी गई, ईयर नेक्स्ट टू प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर से जस्ट अगला साल उसका क्या होगा? असेसमेंट ईयर होगा। तो हमारे लिए असेसमेंट ईयर कौन सा लगेगा? 2021-22, क्योंकि हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है? 2021। बोलो, बात समझ में आती है? ओके, अब एक और सवाल छोटा सा आपसे, क्या असेसमेंट ईयर एक साल से कम हो सकता है? क्या असेसमेंट ईयर एक साल से कम हो सकता है? अक्षिता कह रहे हैं नो। क्या असेसमेंट ईयर एक साल से कम हो सकता है? सत्यक कह रहे हैं यस। और बाकी लोग? बेटा देखो, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप रिप्लाई करते रहें। अच्छा, रिप्लाई करने में कोई दिक्कत है तो एक बार बता दो मुझे। अगर रिप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको तो एक बार मुझे बता दो कि सर हमें ये दिक्कत है, हम रिप्लाई नहीं कर सकते। नो, बिल्कुल नहीं हो सकता। कैसे? अच्छा मुझे बताओ, इस ईयर का मैं पूछ रहा हूँ ये सवाल सत्यक से। बेटा इस ईयर का असेसमेंट ईयर क्या होगा? इस वाले केस का, ये जो हमने यहाँ पढ़ा ना, इसका असेसमेंट ईयर बताओ एक बार। इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा बेटा? 21-22, यस वेरी गुड। इस ईयर का असेसमेंट ईयर क्या होगा जो हमने ये पढ़ा, एक साल से कम का पीरियड? इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा? 21-22। तो देखो, प्रीवियस ईयर चाहे एक दिन का हो चाहे एक साल का हो, असेसमेंट ईयर तो सेम ही होना है, क्योंकि असेसमेंट ईयर इस ईयर का अगला ईयर है। तो क्या ये 21-22 कभी एक साल से कम का हो सकता है? क्या ये 2021-22 है, ये एक साल से कम का हो सकता है क्या कभी? नहीं हो सकता। तो इसलिए आंसर इज नो। कभी भी असेसमेंट ईयर एक साल से कम नहीं हो सकता। बोलो, दोनों कंसेप्ट क्लियर है? प्रीवियस ईयर किसे कहते हैं और असेसमेंट ईयर किसे कहते हैं? इनकम टैक्स वाले जो बात करते हैं वो असेसमेंट ईयर से करते हैं। आपके पास अगर इनकम टैक्स से नोटिस आएगा तो असेसमेंट ईयर लिखा होगा। इनकम टैक्स के आपके कभी बुलाएंगे तो ये लिखा होगा, आप रिटर्न भरेंगे तो ये लिखा होगा। हर जगह असेसमेंट ईयर वर्ड ही यूज किया हुआ रहेगा।
ओके। चलिए एक लास्ट पॉइंट पूछ रहा हूं। मैंने आपको कहा मेरी 2016-17 की इनकम निकालो, अभी वाला एग्जांपल है ना। मैंने आपको कहा मेरी 2016-17 की इनकम निकाल के दो, ठीक है। और ये बात मैंने कब कही है आपको? 2020-21 में कही, आज, क्योंकि आज का दिन कौन से में आता है? 20-21 में आता है। तो मुझे बताइए आपके लिए असेसमेंट ईयर कौन सा है? 18-19 कौन लिखा? आपके लिए असेसमेंट ईयर कौन सा है? व्हाट इज असेसमेंट ईयर जिसके आप इनकम निकाल रहे हैं? चिराग कह रहे हैं 17-18, सत्यक भी कह रहे हैं 17-18, और बोलिए व्हाट इज असेसमेंट ईयर? आप कौन से असेसमेंट ईयर की इनकम निकाल रहे हैं? 18-19, ओके। और बोलो। नवीन कह रहे हैं 18-19, सत्यक और चिराग कह रहे हैं 17-18। नवीन माइक ऑन करके समझाओ बेटा एक बार, 18-19 कैसे निकाला आपने? नवीन माइक ऑन करके एक बार समझाओ 18-19 कैसे है? आपने तो कहा नेक्स्ट टू प्रीवियस ईयर। और प्रीवियस ईयर कौन सा, चलो ये बताओ। प्रीवियस ईयर सर अपना 2016 हो जाएगा। 16-17 हो जाएगा। तो इसका अगला साल कौन सा होता है? 17-18। तो आपने क्या लिखा? अच्छा तो नहीं सर, जैसे अपन प्रीवियस है तो सर इसके पहले वाला ईयर मानते नहीं, जैसे 2015 नहीं मानेंगे? 15 क्यों मानेंगे? देखो आप एक चीज समझो, है ना, हम्म। मैं आपको नीचे लिख के दिखाता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं, चलो ये दोनों कंसेप्ट तो हो गए है ना, अब मैं आपसे कुछ वाइवा क्वेश्चन पूछता हूँ ना। अगर मैं कहूँ प्रीवियस ईयर 18-19 है, तो सभी बोलेंगे असेसमेंट ईयर क्या होगा? हम्म। बोलो असेसमेंट क्या होगा? अगर प्रीवियस ईयर 18-19 है तो असेसमेंट ईयर क्या होगा? 20 हो जाएगा। 1920, हाँ। ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि असेसमेंट ईयर 18-19 है, तो प्रीवियस ईयर क्या होगा? 17-18। 17-18 हो जाएगा। समझ गए? तो डिपेंड करता है आपको ठीक है। क्या दे रखा है और क्या पूछा है। मैंने आपको दिया प्रीवियस ईयर 16-17 और असेसमेंट पूछा, तो बताओ असेसमेंट कौन सा होगा? 18 हो जाएगा। 17-18 हो जाएगा। 18-19 में तो 2 साल का गैप हो गया, वो तो पॉसिबल ही नहीं है किसी भी वे में। ओके। बाकी लोग, हाँ जी, बाकी लोग बोलिए, कोई डाउट किसी को? आराम से समझ लो, कोई जल्दी नहीं है अपने को। ये बेसिक चीजें हैं, ये समझ में आएगी तो ही आगे बात बनेगी। कंफ्यूजन है अभी मिटा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। चलो, ओके है या एक दो क्वेश्चन और पूछूं? चलो, अब सवाल ये आता है कि सर हमने असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर पढ़ा क्यों? क्या फायदा है पढ़ के? क्या मिलेगा हमें पढ़ के? तो उसका देखो रूल बनाया गया है, जिसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर रूल। प्रीवियस ईयर रूल अभी देखो चल रहा है 2020-21 चल रहा है, क्या बताऊं? क्या अभी प्रीवियस ईयर 2020-21 चल रहा है? क्या आज की डेट में 2020-21 चल रहा है? इसका टैक्स कब भरोगी रिया? रिया बताएगी कि इस ईयर का टैक्स आप कौन से ईयर में भरेंगे, ये बताओ। कब निकालेंगे इसका टैक्स? 21-22 में, क्योंकि 31 मार्च 2021 तक तो हम अकाउंट्स बनाने में बिजी रहेंगे। आपने अकाउंट्स में पढ़ा है ना कि ईयर एंडिंग पे आप अकाउंट्स फाइनलाइज करेंगे। तो 31 मार्च 21 तक तो आप अकाउंट फाइनलाइज करने में लगे रहेंगे। तो टैक्स निकालने का टाइम कहाँ मिलेगा बताओ? मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, आपने कमा लिया इस साल, टैक्स आप हमें इस साल में दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इसको बोला गया असेसमेंट ईयर। जिस साल में कमाया वो प्रीवियस ईयर,
उसका अगला साल असेसमेंट ईयर, तो प्रीवियस ईयर का टैक्स आप हमें असेसमेंट ईयर में दे दो। बोलो क्या सही कहा गवर्नमेंट ने? बोलो भाई सही कहा क्या गवर्नमेंट ने? Okay. तो ये रूल बनाया गया, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है 6 मार्क्स का, तो इसको ध्यान से समझ लेना। आपके सीएमए के इंटरम एग्जाम में 6 मार्क्स का आया हुआ है। प्रीवियस ईयर रूल क्या कहता है? ये रूल, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर। मतलब जो 2020-21 में आप कमाओगे उसका टैक्स आपको 21-22 में पे करना पड़ेगा। बोलिए जी, ये बात क्लियर है? एक बार मुझे पहले यहाँ तक सभी का कमेंट चाहिए कि क्या यहाँ तक असेसी, असेसी इन डिफॉल्ट, डीम्ड असेसी, रिप्रेजेंटिंग असेसी, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ये 6 डेफिनेशन आपकी क्लियर है क्या? ओके, चलिए तो अब चलते हैं आगे। प्रीवियस ईयर रूल कह रहा है कि आप जो इनकम इस ईयर में कमाएंगे उसका टैक्स आपको अगले साल पे करना है। इस रूल के कई एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन समझते हैं आप क्या होता है? बोलिए, एक्सेप्शन समझते हैं सभी लोग? कोई ऐसा है जिसको एक्सेप्शन का मीनिंग नहीं पता? ठीक है, एक्सेप्शन का मतलब जो आपके रूल को मानने से इनकार कर दे, वो केस जहां पे आपका रूल अप्लीकेबल नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? एक्सेप्शन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी इस रूल के कुछ एक्सेप्शन है क्या? और एक्सेप्शन का मतलब क्या ये हो गया कि प्रीवियस ईयर की इनकम का टैक्स आपको प्रीवियस ईयर में ही देना पड़ेगा? बताओ, क्या एक्सेप्शन का मतलब ये हो गया कि प्रीवियस ईयर की इनकम का टैक्स आपको प्रीवियस ईयर में ही देना पड़ेगा? बोलो भाई, क्या इस रूल के एक्सेप्शन होने का मतलब ये हो गया कि इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन प्रीवियस ईयर इटसेल्फ? ये नहीं हुआ इसका मतलब एक्सेप्शन का? रूल कहता है कि प्रीवियस ईयर की इनकम अगले ईयर में टैक्सेबल होगी, और कुछ लोग उस रूल को नहीं मानते, तो जो लोग उस रूल को नहीं मानेंगे वो क्या कहेंगे ये बताओ? चलो ऐसा मान लीजिए मैंने एक रूल बनाया क्लास में, मैंने कहा इस साल जो आप कमाओगे उसका टैक्स हम अगले साल लेंगे। आप में से 2 बच्चे खड़े हुए बोले सर हम नहीं मानेंगे आपकी बात। तो चलो जो लोग मेरी बात नहीं मानेंगे वो क्या करेंगे? वो कौन सी इनकम किस ईयर में टैक्सेबल करेंगे ये बताओ? टैक्सेबल इन प्रीवियस ईयर। हाँ, ये दो ही तो ऑप्शन हो सकते हैं ना। प्रीवियस ईयर की इनकम या तो आप उसी साल टैक्सेबल कर दो या अगले साल कर दो। अगले साल का ऑप्शन तो मैं आपको दे रहा हूँ, और आप कहते हो हमें ऑप्शन नहीं लेना, तो फिर बताओ कौन से ईयर में दोगे? इसी साल में दे देंगे, बस यही तो लिखा है, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन प्रीवियस ईयर, अगर उस रूल को अप्लीकेबल ना किया जाए तो। सत्य क्लियर है बेटा? अक्षिता, आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो अक्षिता आज? ओके, ठीक है बेटा। अब ऐसा क्यों करेगी गवर्नमेंट? ऐसा गवर्नमेंट तब करेगी जब उसे लगता है कि हमें टैक्स का नुकसान ना हो जाए, इसलिए वो ऐसा करेगी। तो पहला केस मैं लिख रहा हूं, नॉन रेजिडेंट engaged in shipping business, नॉन रेजिडेंट engaged in shipping business। कैसे, मैं थोड़ा इसको समझा देता हूँ आपको डिटेल में। ठीक है, क्योंकि आपके लिए टैक्स बिल्कुल नया सब्जेक्ट है,
इसलिए मैं काफी आराम से चलूंगा, कोई जल्दबाजी अपने को नहीं है। आप एक बात समझिए, मुझे एक बात बताइए कि ये अपना इंडिया है, ठीक है, ये श्रीलंका है और ये इंडिया का है, ठीक है। यहाँ से एक बंदा शिप लेके चलता है, नॉन रेजिडेंट का मतलब विदेशी पर्सन, आप ये मान लीजिए एक बार। ये एक बंदा यहाँ से अपना जहाज लेके चलता है, शिप लेके चलता है, ठीक है, और ये जाता है मुंबई में और वहां पे रुकता है। मुंबई से ये कुछ लोगों को अपने शिप पे बिठाता है और कुछ सामान भी अपने शिप पे रखता है और उन लोगों से और उस सामान के लिए भाड़ा लेता है। बताओ, क्या इस बंदे ने इंडिया में इनकम कमाई? मुंबई पोर्ट के ऊपर इसने लोगों को बिठाया, उनसे भाड़ा लिया और जो सामान रखा उसका भाड़ा लिया। क्या इसने इंडिया में इनकम कमाई? यस। अब ये बंदा आगे चला जाएगा, ठीक है, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया या कहीं पे भी जाएगा, आगे चला जाएगा, तो क्या ये अगले साल आके हमें टैक्स पे करेगा? मुझे ये बताओ, क्या हम इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि अगले साल आके ये हमें टैक्स का पेमेंट कर देगा? नहीं। तो हम इसको ये रूल दे सकते हैं क्या कि भैया प्रीवियस ईयर, मतलब इस साल तुमने जो कमाया उसका टैक्स तुम हमें अगले साल दे देना? नहीं, हम इसको ये ऑप्शन नहीं दे सकते क्योंकि ये तो भाग जाएगा, हम इसको कहाँ ढूंढेंगे? समझ गए? तो इसलिए इसको एक्सेप्शन में डाला गया कि अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको इस साल का टैक्स इसी साल देना पड़ेगा, अगले साल का ऑप्शन आपके लिए नहीं है। बोलिए, ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला एक्सेप्शन। अब चलते हैं आगे। नॉन रेजिडेंट का मतलब अभी के लिए 8% आप मान लीजिए फॉरेन पर्सन, जो इंडिया में नहीं रहता, जो बाहर रहता है, विदेशी आदमी उसको बोलते हैं। वैसे नेक्स्ट चैप्टर में मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा। इनकम टैक्स निकालने के लिए पर्सन को 3 कैटेगरी में बांटते हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। जैसे एनआरआई वर्ड सुना हो ना, एनआरआई, एनआरआई वर्ड सुना है फिल्मों में? यस, तो ये वो एनआरआई है बेटा। आप बोलते हो ना ये तो एनआरआई है, बाहर से आया हुआ है। तो वो एनआरआई है ये। दूसरा, पर्सन, एक सेकेंड, एक सेकेंड होल्ड करना। पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली, अगर आप हमेशा हमेशा के लिए इंडिया छोड़ के जा रहे हो, है ना, अगर आप हमेशा हमेशा के लिए इंडिया छोड़ के जा रहे हो, जैसे कि मान लीजिए कि आज की डेट में, आज का डेट है 25 सितंबर, अगर मैं आज हमेशा हमेशा के लिए इंडिया छोड़ के चला जाऊं, तो बताओ क्या मैंने 31 मार्च 2020 तक का टैक्स भर दिया होगा? क्या मैंने 31 मार्च 2020 तक का टैक्स तो भर दिया होगा? बोलो हाँ या ना। क्या मैंने 31 मार्च 2020 तक का टैक्स तो भर दिया होगा? हाँ। पर यहां से लेके, मतलब 1 अप्रैल से लेके 25 सितंबर तक का टैक्स भरा या नहीं भरा? बताओ, क्या करंट ईयर का टैक्स भरा या नहीं भरा? नहीं भरा। और जब मैं परमानेंटली चला जाऊंगा आज, तो क्या मैं अगले साल आके टैक्स भरूंगा ये वाला, इस पीरियड का? अगर मैं आज परमानेंटली चला गया तो क्या मैं वापस आके इस पीरियड का टैक्स भरूंगा? नहीं, किसी भी हाल में नहीं भरूंगा। तो मुझे ये ऑप्शन नहीं दिया गया कि आप अगले साल भरो, मुझे इसी साल बोल दिया गया कि अगर आपको परमानेंटली जाना है तो आपको सारा टैक्स पे करके जाना पड़ेगा, वरना हम जाने का आपको वीजा नहीं देंगे। हम आपको जाने की परमिशन, पासपोर्ट, वीजा
वो नहीं देंगे अगर आप परमानेंटली जा रहे हैं तो, जब तक आप पूरा टैक्स पे ना कर दें। बोलिए, बात समझ में आती है? ठीक है, तीसरा केस ले लेते हैं, एओपी और बीओआई, formed for particular purpose, dissolved during the year। कैसे भाई? नवीन ने ये देखा कि सब सीजनल काम बहुत अच्छा है ना, और इन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया 2 महीने के लिए। जैसे दिवाली की सीजन आ रही है, अब दिवाली की सीजन में इन्होंने कोई एक पर्टिकुलर काम स्टार्ट किया है ना, अक्टूबर और नवंबर 2 महीने काम किया, एक जॉइंट वेंचर बनाया, 2 महीने काम किया और खत्म कर दिया। ठीक है, सिर्फ कोई ओकेजन के लिए, कोई पर्टिकुलर इवेंट के लिए इन्होंने काम स्टार्ट किया और 2 महीने में इनका काम भी खत्म हो गया। क्या जब 2 महीने में इनका काम खत्म हो गया तो क्या इनको पता है कि मैंने कितना प्रॉफिट या लॉस कमाया है? क्या इनको इसी साल पता चल जाएगा कि मैंने क्या प्रॉफिट और लॉस कमाया है? या फिर इनको 31 मार्च को जाके अपने अकाउंट्स बना के देखना पड़ेगा? या फिर ये नवंबर या दिसंबर में ही पता लगा सकते हैं? पता लगा सकते हैं। मतलब इनको बुक्स क्लोजिंग उस टाइम करने की जरूरत नहीं है, ये तो अभी अपनी सारी बातें पता कर सकते हैं। और जब इनका काम खत्म हो चुका है, बंद हो चुका है, आगे नहीं होगा, तो क्या इनको हम ये बोलें कि आप अगले साल टैक्स पे कर देना? क्या हम इनको ये बोले कि भैया आपके ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा है, आप तो अगले साल टैक्स दे देना? नहीं। क्यों भाई, क्यों हम आपको अगले साल का मौका दें? इतना तो बर्डन ही नहीं है, आपका छोटा सा काम था, इस साल हुआ, इस साल खत्म भी हो गया। ठीक है, आपके पास वर्कलोड भी नहीं है मार्च में, तो आप तो इसी साल टैक्स पे कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। समझ गए? तो अगर किसी पर्टिकुलर काम के लिए कोई फॉर्म बनाई जाती है और उसको इसी साल अगर खत्म कर दिया जाता है तो उसका टैक्सेशन इसी साल लग जाएगा। डिसकंटिन्यूड बिजनेस, सिमिलरली जैसे अभी बोला था वैसे ही ये पॉइंट है। अगर किसी का बिजनेस इस साल बंद हो गया है ना, किसी का बिजनेस ही इस साल बंद हो गया, तो क्या वो भी अपना टैक्स इस साल भरने के लिए कैपेबल है? बिल्कुल। तो उसको भी बोल दिया गया कि भैया तुम अपना टैक्स इसी साल भरो। और नेक्स्ट है अनडिस्क्लोज्ड इनकम। सुना है किसी ने अनडिस्क्लोज्ड इनकम वर्ड कभी? अनडिस्क्लोज्ड इनकम वर्ड सुना है क्या कभी किसी ने? फोर्थ है डिसकंटिन्यूड बिजनेस। बिजनेस अगर बंद हो गया आपका इस साल में, तो आपको फिर टैक्स इसी साल पे करना पड़ेगा। अगले साल का इंतजार करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अगले साल का इंतजार वो लोग करेंगे जिनके अकाउंट्स चल रहे हैं, जिनका बिजनेस चल रहा है और जिनको टाइम रिक्वायर्ड है अपना अकाउंट मेंटेन करने के लिए। बोलिए, क्लियर है? चलो, अनडिस्क्लोज्ड इनकम बोलो, किसी ने सुना है या नहीं सुना? अनडिस्क्लोज्ड इनकम किसी ने सुना है या नहीं सुना? 2 नंबर है पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली। अगर कोई परमानेंट इंडिया छोड़ के जा रहा है तो उसको इसी साल टैक्स देना होगा। 2 नंबर का पैसा, अच्छा 2 नंबर का पैसा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई। अच्छा, ये तो सुना होगा ब्लैक मनी, ये तो सुना है क्या? तो ब्लैक मनी और अनडिस्क्लोज्ड इनकम एक ही बात है। अनडिस्क्लोज्ड का मतलब जिसको इनकम टैक्स में शो नहीं किया है, और ब्लैक मनी का मतलब भी वही है जिसको इनकम टैक्स में शो नहीं किया है। आई बात समझ में? बोलिए, आई बात समझ में? अब मुझे बताओ, किसी के यहाँ पे इनकम टैक्स की रेड होती है और उसके पास पैसे पकड़े जाते हैं 2 नंबर के, वाइट ब्लैक मनी पकड़ी जाती है, तो क्या हम उसे ये कहेंगे कि बेटा हमने इस बार तो तेरे को पकड़ लिया, टैक्स तो अगले साल पे कर देना? बताओ, क्या हम उनको ये कहेंगे कि हमने इस साल तो आपको पकड़ लिया है और टैक्स का पेमेंट आप अगले साल कर देना, कोई दिक्कत नहीं?
नहीं, क्योंकि उसको तो अपने मन से अगर करना होता तो वो तो पहले ही कर चुका होता, इसलिए हम उसको ये मौका नहीं देंगे, वो एडवांस पे करवाते हैं। हाँ ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो ये 5 केस जो मैंने आपको बताए हैं, इन केस में, इन 5 केस में आपको अगले साल टैक्स पे करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं। अब मैं इस ब्लैक मनी वाले में भी कुछ पॉइंट बताना चाहूंगा, तो वो देखिए। सबसे पहले अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट। चिराग कह रहे हैं 3 और 4 पॉइंट में क्या फर्क है? बेटा 3 पॉइंट इज ओनली फॉर एओपी और बीओआई, और 4th पॉइंट सबके लिए है, चाहे वो कंपनी है चाहे कोई भी है। एक मिनट होल्ड करना। अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट, देखो अब आप है ना अपने माइंड से एक बार ये वर्डन हटा दो कि हम टैक्स पढ़ रहे हैं, ये चीज तो एकदम साइड में कर दो। मैं आपसे कुछ प्रैक्टिकल बातें करना चाहता हूँ, ठीक है? मैं आपसे कुछ प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ, तो एक बार बर्डन आप साइड में कर दो अपने दिमाग से, और सिर्फ एकदम इंटरेस्टिंगली मुझे ये बताओ, एक बार बताइए, मुझे 1 करोड़ रुपए का एक घर खरीदना है और मेरे पास पैसे भी पड़े हैं खूब सारे, क्या मैं जाके 1 करोड़ में घर खरीद लूं? बोलो, मेरे पास खूब पैसे पड़े हैं और मुझे 1 करोड़ रुपए का एक घर परचेज करना है, क्या मैं जाऊं 1 करोड़ रुपए दूं और घर खरीद लूं? नहीं। क्या दिक्कत आएगी अगर मैं करता हूं तो? मान लीजिए अगर मैं घर खरीद लेता हूं ऐसे जाके, तो क्या दिक्कत आएगी मुझे? क्या प्रॉब्लम आएगी? बोलो भाई। रजिस्ट्री में प्रॉब्लम आएगी? नहीं, रजिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा। वो इनकम ब्लैक मनी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? देखो अब मैं आपको बताऊं, प्रैक्टिकली मुझे, आज की डेट की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली मुझे रजिस्ट्री में तो दिक्कत नहीं आएगी, पर मुझे दिक्कत ये आएगी कि मेरे पास इनकम टैक्स से नोटिस आ जाएगा कि सर आपके पास 1 करोड़ रुपए आए कहाँ से। हाँ फाइल है, तो मुझे पूछ सकते हैं कि भाई तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए कहाँ से आए, फिर मुझे बताना पड़ेगा कि वो 1 करोड़ रुपए कहाँ से आए। समझ रहे हैं? अब क्या मेरे पास इसका कोई सॉल्यूशन है? प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा हूं मैं, अब बुक को भूल जाओ एक बार। क्या प्रैक्टिकली मेरे पास इसका कोई सॉल्यूशन है, कोई जुगाड़ है जिससे मैं काम कर सकता हूँ? फाइल में नहीं है मेरे पास 1 करोड़ रुपए, मेरे पास व्हाइट मनी सिर्फ 50 लाख ही है, 50 लाख रुपए कम है। तो बताइए प्रैक्टिकल लाइफ में इसका कोई सॉल्यूशन है? नवीन कह रहे हैं गिफ्ट, ठीक है, और बोलिए। चलिए, मैंने क्या किया मैं बताऊं, इसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है एक्चुअल में, आप ये समझो। लोग क्या करते हैं, पैसे वाले लोग ये करते हैं कि आप क्या करेंगे कि 10 लोग जो आपके नोन है, जैसे आपके भाई बहन, रिश्तेदार, या आपका ड्राइवर, आपका चौकीदार, कर सकता, मतलब जो भी लोग आपके इन्फ्लुएंस में हैं, आप ये मान लीजिए, जो आपकी बात मानते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो तो अलग मैटर है, मैं रजिस्ट्री अमाउंट ही 1 करोड़ बता रहा हूँ बेटा, मैं रजिस्ट्री अमाउंट ही 1 करोड़ बता रहा हूँ आपको, उसको आप कम नहीं कर सकते, वो स्टाम्प वैल्यू है, उसको आप कम नहीं कर सकते, ठीक है? वैसे तो प्रॉपर्टी और भी महंगी है, पर मैं स्टाम्प वैल्यू ही बता रहा हूँ आपको 1 करोड़ रुपए। तो देखो प्रैक्टिकल लाइफ में लोग क्या करते हैं, मैं 10 लोगों को जो मेरे इन्फ्लुएंस में है, जो मेरा कहना मानते हैं, उनको चुनूंगा, उनको मैं 5 लाख रुपए नगद दूंगा। समझना ध्यान से, मैं उनको 5-5 लाख रुपए 10 लोगों को नगद दूंगा, उनके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाऊंगा, और बिन के बैंक अकाउंट में डालने के बाद उनके बैंक अकाउंट से एक चेक ले लूंगा अपने नाम पे, तो वो पैसे उनके थ्रू मेरे पास वापस आ गए बैंक अकाउंट में।
क्या 10 लोगों से 5-5 लाख रुपए का चेक आया तो क्या मेरे पास 50 लाख रुपए आ गए? अब मैं उस 50 लाख रुपए को शो करूंगा एज ए अनसिक्योर्ड लोन कि मैंने 10 लोगों से 5-5 लाख रुपए का लोन लिया है। कैश में तो ले नहीं सकता था, कैश में तो लोन लेना अलाउड नहीं है ना, तो मैंने चेक से लोन ले लिया, अपना ही पैसा उनको देके उनसे वापस ले लिया और उसको शो कर दिया एज ए लोन। ओके। अब मुझसे इनकम टैक्स वालों ने पूछा कि भैया 1 करोड़ कहाँ से है? मैंने कहा देखो साहब 50 लाख तो मेरे पास ऑलरेडी पड़े थे और 50 लाख का मैंने लोन ले लिया, तो बताओ क्या प्रूव हो गया कि 1 करोड़ कहाँ से है? क्या मैंने प्रूव कर दिया कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए कहाँ से है? वापस समझ लो, मुझे 1 करोड़ रुपए व्हाइट मनी चाहिए थी, 50 लाख मेरे पास ऑलरेडी थी। मैंने क्या किया, अपने 10 नॉन लोगों को 5-5 लाख रुपए क्या दे दिए, नगद दे दिए, और उनको कहा कि आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट करके उसका चेक मुझे दे दो। चेक ले लिया मेरे अकाउंट में पैसे आ गए और मैंने उसको अपनी बैलेंस शीट में शो किया एज ए लोन कि मैंने उनसे लोन लिया है। ठीक है, रियल में मैंने उनसे लोन नहीं लिया, पर मैंने शो कर दिया कि मैंने उनसे लोन लिया है। तो अब जब इनकम टैक्स वाले पूछेंगे 1 करोड़ कहाँ से आए, तो मैं कह दूंगा साहब मैंने 50 लाख का तो लोन लिया है रिश्तेदारों से और 50 लाख रुपए मेरे पास ऑलरेडी थे, तो 1 करोड़ रुपए मेरे पास व्हाइट मनी है। बोलो क्या मैं ये अरेंजमेंट कर सकता हूं? और होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में यही होता है। ठीक है, अब रूल क्या बनाया गया वो समझो। असेसिंग ऑफिसर, जिसको आप इनकम टैक्स ऑफिसर के नाम से जानते हैं, वो इनकम टैक्स ऑफिसर उन 10 लोगों को बुलाएगा जिन्होंने आपको लोन दिया। वो कहेगा साहब बुला के लाओ इनको। ठीक है, और उनको अकेले में बैठ के समझाएगा कि बेटा सच बोल दो वरना हम है ना तुमको जेल में डाल देंगे। क्या पॉसिबल है कि इन 10 लोगों में से 2-3 लोग डर के सच बोल दें? बताओ क्या पॉसिबल है कि इन 10 लोगों में से 2-3 लोग डर के सच बोल दें, साहब मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, ये तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं पैसे देता हूँ बैंक में जमा करा के मुझे दे देना, मेरा कोई लेना देना नहीं है? क्या बोल देंगे या नहीं बोलेंगे? होता है ना, जैसे पुलिस वाले अलग से कोने में ले आके पूछते हैं कि भैया सीधा बोल दे वरना तुझे अंदर डाल देंगे, तो आदमी फटाफट बोल देता नहीं साहब मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये था उन्होंने मेरे को कहा था। तो अगर इनमें से किसी ने कह दिया कि साहब हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो वो अमाउंट असेसी की ब्लैक मनी हो जाएगी और उसे नाम दिया जाएगा अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट। इसका मतलब आपके बुक्स में पैसा जमा है जिसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। आपकी बुक में पैसा जमा है जिसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। बोलिए बात समझ में आई? ठीक है आपके यहाँ पे इनकम टैक्स की रेड हुई, मान लीजिए किसी के, कोई चाहता है उसके घर पे इनकम टैक्स की रेड हो? हाँ भाई, आप में से कोई चाहता है क्या कि उसके घर पे इनकम टैक्स की रेड हो? अरे नहीं सर मरवाओगे क्या? अरे अच्छी बात होती है इनकम टैक्स की रेड होना, इनकम टैक्स की रेड होना अच्छी बात होती है। बताओ कैसे? इनकम टैक्स की रेड होना अच्छी बात कैसे होती है बताओ? भाई अगर इनकम टैक्स की रेड होगी तो पूरे शहर में आपकी रेपुटेशन हो जाएगी कि पैसे वाला है, क्योंकि इनकम टैक्स की रेड पैसे वालों की होती है, हर किसी की नहीं होती। समझ गए? चलो, अब इनकम टैक्स की रेड हुई और एक डायरी मिली, डायरी में लिखा हुआ है 10 लाख इससे लेने हैं, 10 लाख इसको देने हैं, 10 लाख इससे देने हैं, सब ऐसे लिखा हुआ है। तो आपसे पूछेंगे ना ये कौन है, किससे लेने हैं, किस बात के लेने हैं, कहाँ से आया पैसा, बोलो पूछेंगे या नहीं पूछेंगे? पूछेंगे या नहीं पूछेंगे? पूछेंगे। और अगर आप उसका जवाब नहीं दे पाते तो वो भी क्या बन जाता है, अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट। समझ गए बात? दूसरा आता है अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। घर पे इनकम टैक्स की रेड हुई, पेपर मिला और पेपर में लिखा हुआ है कि आपके पास एक फार्म हाउस है। ठीक है, डॉक्यूमेंट मिला और उसमें पता चला कि आपके पास एक फार्म हाउस है। क्या इनकम टैक्स वाले पूछेंगे कि भैया फार्म हाउस के पैसे कहाँ से आए? बताओ ये फार्म हाउस कहाँ से आया, पैसे कहाँ से आए?
पूछेंगे क्या? अगर आपने बता दिया कि हाँ भाई पैसे यहाँ से आए, मैंने ऐसे कमाए थे, मैंने टैक्स भरा हुआ है, तब तो ठीक है। और अगर नहीं बता पाए तो क्या हम उसे अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट बोलें? ऐसे इन्वेस्टमेंट जिसके इनकम का जरिया आप नहीं बता पाए, क्या वो भी ब्लैक मनी में आ जाएगा? ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। पार्टली डिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट। पार्टली डिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपने 4 करोड़ का बंगला खरीदा, पर आपने इनकम टैक्स में शो करा कि मैंने तो 40 लाख का खरीदा है। आपने इनकम टैक्स में शो करा मैंने तो 40 लाख का खरीदा है। तो बताओ, क्या इसमें वो हिस्सा जिसका आप जवाब नहीं दे पाएंगे, इनकम कहां से आई नहीं बता पाएंगे, क्या वो भी ब्लैक मनी है? ठीक है, अनएक्सप्लेन्ड मनी। आपने एक मूवी आई थी अभी, रेड मूवी आई थी, देखिए किसी ने? एक मूवी आई थी रेड, देखा है किसी ने? ठीक है, उसके अंदर जब आपने देखा होगा कि वो दीवार तोड़ते हैं, है ना, पिलर कॉलम, तो जो खंबा होता है उसको तोड़ते हैं, कॉलम को, या फिर फॉल सीलिंग तोड़ते हैं, तो सोने चांदी निकलते हैं उसमें बहुत सारे। ठीक है, आपको क्या लगता है उसके साथ क्या होता होगा जब रेड के दौरान सोना चांदी जवाहरात ये सब चीजें मिलती हैं? तो क्या आपसे पूछा जाता है कि भैया ये पैसे कहाँ से आए, ये ज्वेलरी कहाँ से आई? क्या आपसे पूछा जाता होगा कि भैया सोना चांदी जवाहरात कहाँ से आए आपके पास? यस, अगर आपने जवाब दे दिया और एकदम सही जवाब है कि देखो सर ये मेरे को शादी में मिला था, ये मेरे को ऐसे मैंने कमाया था, ये मेरी इनकम टैक्स की रिटर्न भरी हुई है, मेरे पास 5 करोड़ का माल है और मेरी फाइल में 5 करोड़ रुपए व्हाइट मनी है। अगर आपने ये शो कर दिया कि देखो 5 करोड़ का माल है और मेरी फाइल में 5 करोड़ रुपए की व्हाइट मनी है, तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। पर पता चला कि माल तो निकला है 50 करोड़ का और इनकम टैक्स की रिटर्न है 5 करोड़ की, तो फिर क्या करेंगे? फिर तो माल सीज होगा ना आपका। तो उसको कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड मनी ज्वेलरी। और एक वर्ड आता है बुलियन। बुलियन वर्ड किसी ने सुना है? बुलियन वर्ड सुना है? बुलियन मतलब होता है सिल्वर और गोल्ड, सोने के बिस्किट, बार्स। ठीक है, मतलब जो रो गोल्ड सिल्वर होता है ना, ज्वेलरी नहीं है, रो है, कच्चा है, उसको बोलते हैं बुलियन। ठीक है, ये वर्ड ध्यान रखना, आगे काम आएगा। तो ये सारी चीजें बेटा मिली जिसका आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास इनकम सोर्स नहीं है, तो इसको सबको क्या माना जा रहा है? ब्लैक मनी। ठीक है, अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ई पॉइंट, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, खर्चे ना। घर में शादी हुई, बहुत पैसे लगाए, खूब खर्चा किया, 2-3 करोड़ रुपए लगा दिए, और शादी में ही इनकम टैक्स वाले पहुंच गए और आके कहते हैं कि भैया शादी में लगाने के लिए इतना पैसा कहां से आया, अब बताओ। आ सकते हैं क्या शादी में इनकम टैक्स वाले? शादी चल रही है धूमधाम से, उसमें इनकम टैक्स वाले पहुंच सकते हैं क्या कि भैया शादी चल रही है, बताओ इतने पैसे कहां से आए? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यस, डेफिनेटली पहुंच सकते हैं, डेफिनेटली। उसको बोलते हैं सर्वे, उसको बोलते हैं सर्वे। सर्वे करने के लिए वो जरूर पहुंच सकते हैं और आपको जाके पूछ सकते हैं कि भाई आपके पास ये पैसा कहां से आया। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो आपके फंक्शन को इंटरप्ट करेंगे, फंक्शन खत्म होने के बाद आपसे पूछताछ की जाएगी, वो वेट करेंगे और फंक्शन खत्म होने के बाद आपसे पूछताछ करेंगे। ठीक है, और अगर आप वहां पे जवाब नहीं दे पाए कि ये पैसा कहां से आया, तो उसको भी क्या मान लिया जाएगा? आपकी ब्लैक मनी, अनएक्सप्लेन्ड। अनएक्सप्लेन्ड का मतलब ही ये है जिसके कमाने का सोर्स आप नहीं बता पाए, उसे बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड। समझ गए? रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसके अंदर आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे
जो घूमने जाते हैं कहीं पे? आप में से कोई फॉरेन टूर गए? आप में से कोई फॉरेन टूर पे गए? सत्यक गया है, और कोई? और कोई गया भाई फॉरेन टूर पे? ठीक है। अच्छा, आप कहीं भी आप जब घूमने जाते हैं, चलो इंडिया में मान लो, जब भी आप घूमने जाते हैं तो क्या इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप के स्टेटस पे, इन सब चीज़ों पे अपनी वो फोटो लगाते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं दुबई में हूँ, मैं सिंगापुर में हूँ, मलेशिया में हूँ, ठीक है, या मंसूरी में हूँ, ऊटी में हूँ, हिमाचल में हूँ? क्या उन सब चीज़ों के पोस्ट लगाते हैं आप? बोलो। इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक, क्या इन पे आप इनके भी पोस्ट लगाते हैं कि हम यहाँ घूम रहे हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं? बाकी लोग जवाब देते रहो भाई, जवाब देने में क्या बिगड़ रहा है बेटा, रिप्लाई तो करो। लगाते टाइम पे आप नहीं सोचते, पर जवाब देते टाइम पे क्यों सोचते हो? ठीक है, तो गवर्नमेंट ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कंपनी के साथ, और सोशल मीडिया को वॉच करती है वो आपकी। अब आपकी सोशल मीडिया वॉच होती है। अगर आपने सोशल मीडिया पे वीडियो पोस्ट करे हैं, फोटो पोस्ट करी है, तो उन फोटो के बेसिस पे भी आपके पास नोटिस आ सकता है कि आप यहाँ घूमने गए थे, वो पैसे आपके पास कहाँ से आए। ये बात ध्यान रखना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके सोशल मीडिया पे भी नजर रखता है, और अगर वहां पे आपकी फोटोज वगैरह पोस्ट है तो उसके अकॉर्डिंग भी आपके पास नोटिस आ सकता है कि रिसेंटली आप यहाँ पे घूमने गए थे, उसके पैसे कहाँ से आए। और अगर जवाब नहीं दे पाएंगे तो वो भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का लास्ट पॉइंट है। एक वर्ड आता है हुंडी, सुना है किसी ने? हुंडी वर्ड सुना है क्या? हुंडी। यस, हुंडी वर्ड आपने सुना होगा। हवाला, फवाला नहीं बेटा, हवाला। हुंडी वर्ड आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में पढ़ा होगा, फाउंडेशन में आई थिंक। ठीक है, एक तरीके का बोल सकते हैं कि इलीगल पैसों का लेन देन, जिसके अंदर हम ब्लैक मनी को रोटेट करते हैं। किसी को चाहिए उसको दे दिया, ब्याज ले लिया, फिर वापस दे दिया, ले लिया, ऐसा हम करते रहते हैं। तो अगर हुंडी में आप पैसे देते हुए या लेते हुए पकड़े गए तो वो भी आपकी ब्लैक मनी मान ली जाएगी। और इन सारे केसेस में, इन सारे ही केसेस में आपको उसी साल टैक्स देना पड़ेगा जिस साल आप पकड़े जाएंगे, या जिस साल से रिलेटेड वो इनकम है। ठीक है, जिस साल से रिलेटेड वो इनकम है उस साल टैक्स देना पड़ेगा। अगले साल का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। बोलो, ये था हमारा पूरा कंसेप्ट। और ये इतना बड़ा कंसेप्ट 6 मार्क्स का आया हुआ है एग्जाम के अंदर, जिसमें आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने थे। इन सारे पॉइंट्स में आपको इस साल का टैक्स इसी साल देना पड़ेगा, अगले साल का ऑप्शन आपके पास नहीं है। बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। आज के लिए इतना ही। आई होप सब समझ में आ गया होगा। नोट्स में ये सारे पॉइंट मैंने आपको लिख के दिए हुए हैं, तो उससे आप इनको दोबारा रीड कर लें, और कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। बोलिए।